हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। दुआ करता हूँ कि आप सभी ठीक हो और मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया भैया ये चैप्टर भैया फर्स्ट टर्म का है, आप भैया हमें अभी को बता रहे हो। कोई ध्यान दीजिए, क्लास 10th में कोई भी फर्स्ट सेकंड टर्म नहीं होता, पेपर में फुल टू फुल सिलेबस आता है। ठीक है, हमें चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर तक हम आपका 10th का पूरा एसएसटी का पोर्शन करें खत्म। ठीक है, तो फिर वापस ध्यान देते हैं, हम पूरा एसएसटी पढ़ेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। और यकीन मानिए जो मैं पढ़ाऊंगा सेम पेपर में वो छप के आएगा सेम। मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिख के दूंगा और एक एक क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट दिन ही आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा पेपर आया है, कौन कौन सा नहीं आया। तो एक बार ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा पेपर इससे बाहर आया तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन यकीन कीजिए कुछ पेपर से बाहर नहीं आएगा। मुझे पढ़ाने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कम से कम मैंने 4 से 5 साल से मैंने एसएसटी पढ़ाई है क्लास 10 तक के बच्चों को, कम से कम। और एक भी साल कोई बच्चा फेल नहीं हुआ और हर बार कम से कम 80% पेपर छप के आता है हर साल। कम से कम बोला मैंने, मैक्सिमम एक क्वेश्चन छोड़ के सब आया छप के। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा मकसद क्या है? मकसद मतलब कि हमारा आज का मुद्दा क्या है कि हम क्या करेंगे। आज हम करने वाले हैं रिसोर्स के बारे में, मतलब संसाधन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास, फिर हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स, फिर हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? हमारा क्या है? रिसोर्स। क्या हमारा टॉपिक? रिसोर्स। अब आप सोचो कि भैया भैया जो रिसोर्स है, भैया हम तो ये क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो भैया 10th में ऐसा क्या है जो भैया हमें नहीं आता? हाँ कि ना, कुछ क्वेश्चन दिमाग में आएगा आएगा। ठीक है, तो पहले मुझे आप बताइए कि ये रिसोर्स आगे होता क्या है, बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए मुझे। तुमने क्या बोला कि जो रिसोर्स है वो क्या होता है? कि भैया हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है तथा जिनका कोई मूल्य हो, जिनका कोई मूल्य हो, वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। क्लियर? मान लेते हैं कि हमारे आसपास में क्या है? टेबल है, व्हाइट बोर्ड है, पेन है, तो क्या है? रिसोर्स है हमारा। हाँ रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में भी है और हमारे दैनिक जीवन में वो काम भी आ रही है। दिक्कत नहीं। तो भैया आपने जैसे बोला कि भैया क्या होगा? संसाधन, पर्यावरण की कोई भी वस्तुएं है जिसका उपयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। रिसोर्स इज एनीथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट वी कैन यूज टू मीट आवर नीड्स, मतलब हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी वस्तु को संसाधन कहलाने के लिए उसे 3 चीजें होनी चाहिए। मतलब कि मान लेते हैं कि मैं पेन को रिसोर्स बोल रहा हूं, तो इससे रिसोर्स होने के लिए हमें चाहिए 3 चीज। हमें क्या चाहिए? 3 चीज। पहला क्या है? टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। मतलब हमारे पास उसे उपयोग करने के लिए उपकरण और ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि हमें जो यूज करना है हमें उसकी होनी चाहिए नॉलेज और होना चाहिए टूल होना चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास चेयर है, अब मुझे पता ही नहीं है कि चेयर में बैठते हैं, तो क्या वो हमारी रिसोर्स हुआ? वो तो नॉर्मल सा कुछ ऐसे बन के लकड़ी। जब तक हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होगी यूज करने के लिए तो रिसोर्स वो नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अफोर्डेबिलिटी, हमारे हमारे लिए उपयोग करने में सस्ती होनी चाहिए। कोई भी रिसोर्स हो, अब मान लो कि बहुत महंगा, तो क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो क्या वो रिसोर्स कहलाएगी?
जब उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो वो हमारी रिसोर्स कैसे कहलाएगी? जब वो इतनी महंगी है कि वो हमारे डेली नीड को पूरा ही नहीं कर पा रही तो रिसोर्स कैसे कहलाएगी? ठीक है। एंड थर्ड, हमारी संस्कृति को उसका उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन क्या क्या जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज, वो उसका उपयोग करने की अनुमति देती है। मतलब कुल मिला समझो कि मान लीजिए कि चेयर है, चेयर पर हम बैठे क्योंकि हमारी संस्कृति, हम बहुत पैसे जा रहे हैं। आगे मारते पहले से अगर चेयर पर कोई खड़ा होता तो हम अब तक खड़े होते। ठीक है। कुल मिला समझो हमारे आसपास की सभी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है उसे हम संसाधन कहते हैं, तथा हमें उसको उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो बहुत अफोर्डेबल हो, पर वो हमारे लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, उसे हम क्या बोल लेंगे? रिसोर्स बोल लेंगे। दिक्कत? तुम बोलोगे भैया भैया आपने भैया बोला, मैं समझ तो आ गया, लेकिन भैया हम पेपर में लिख नहीं पाएंगे भैया, तो कंफ्यूजिंग आ रहा है। तो डरने की बात नहीं है, पेपर में रिसोर्स की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, वो आपको 6, 7, 8, 9 में पूछ चुके हैं, तो अभी नहीं पूछेंगे। ठीक है। मेन तो हमारे आ गए हैं रिसोर्स के टाइप। ठीक है, वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रखना 101% इसको ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आएगा? आएगा ही आएगा। तो बोलेगा क्यों? क्योंकि रिसोर्स में जो सबसे नया है इस साल वो क्या है? वर्गीकरण। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन हमारा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भैया भैया इसमें भैया नया क्या है? भैया हमने पढ़ा है कि जो रिसोर्स है वो भैया ह्यूमन और नेचुरल होता है। बाबू वो टाइप है, हम बात करें क्लासिफिकेशन। दोनों चीज थोड़ी सी अलग होती है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसका वर्गीकरण, मतलब उसे हमने कितने वर्गों में डिवाइड किया। तो डिवाइड किया 4 वर्ग में। क्या बचा है? 4 वर्गों में। पहला, ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि उस जो रिसोर्स है उसकी उत्पत्ति, मतलब वो कहां से निकली है। क्लियर? वो ध्यान दो। ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब जो हमारा रिसोर्स है वो हकीकत कहां से आई है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट बात है समाव्याप्तता के आधार पर, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्स है वो कैसी है, खत्म हो जाएगी, रहेगी, या क्या होगा। मतलब ऐसा है कि जो रिसोर्स है वो कब तक रहेगी, हमेशा रहेगी, या फिर कुछ समय खत्म हो जाएगा। क्या है? स्वामित्व, ओनरशिप, मतलब जो रिसोर्स है उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है आखिरकार। मान लो मेरा फोन है, मैं फोन का मालिक मैं हूं। ठीक है। नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है उसका मालिक कौन है, वो सुनाई दिमाग में। नेक्स्ट, विकास के स्तर के आधार पर कि जो उसका जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, कि जो विकास कहां हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो भैया भैया थोड़ा समझा, लेकिन भैया जहां तक मैं नहीं समझी, क्या समझा, तो ध्यान दो। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेन है, पेन। अब तो मानो क्वेश्चन आएगा कि भैया भैया जो पेन है वो आया कहां से है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, वो क्या है? पहला पॉइंट तो हम पे पढ़ेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे ये होता है 2 प्रकार। कितना होता है? 2 प्रकार के। पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। पहला होता है बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक को बोलते हैं जैव संसाधन, अबायोटिक को बोलते हैं अजैव संसाधन। ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पेन है। अब पेन की उत्पत्ति किसी की होगी, या तो किसी जीवित चीज ने, या तो किसी निर्जीव चीज ने, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। क्लियर? या तो पेड़ पौधे से बनी होगी, या तो किसी पत्थर से बनी होगी। और कोई है हमारी उत्पत्ति का आधार? नहीं। तो जैव में क्या आएंगे? ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति किसी जीवन या जीव मंडल से हुई है। अजैविक, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति किसी निर्जीव से हुई है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मानते हैं हमारा कोई
पेड़ पौधा है, मनुष्य है, ये हमारा क्या है, संसाधन के टाइप है। अब वो किसी हुई है, किसी जीवित चीज से, तो वो किस एग्जाम्पल है, बायोटिक रिसोर्स के, जैव संसाधन के। क्लियर। मान लेते हैं मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर किसी होगी, किसी लकड़ी पत्थर उन सबसे होगी। आप क्या पत्थर और लकड़ी, आप क्या पत्थर वगैरह में जान होती है, नहीं होती। तो वो किस एग्जाम्पल है, अबायोटिक संसाधन, अजैव संसाधन के। दिक्कत समझ आ गया। नाम नहीं है, जैव मतलब जीवन वाला संसाधन, अजैव मतलब जिसमें जीवन ना हो वो संसाधन। दिक्कत, आगे बढ़े, चलो बढ़ते। उत्पत्ति समझ गए। अब क्या आएगा, समाप्यता, एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या होता है, समाप्त क्या होता है, ऐसे सोच जो कि बताता है कि समाप्त हो गया या नहीं हुआ। समाप्त मतलब खत्म। आप तुमको भैया भैया समाप्त तो भैया दोगे, या तो समाप्त हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा, या तो भैया अपने आप बनता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो दो है। पहला क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे बोलते हैं नवीकरणीय, और दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे बोलते हैं अनवीकरणीय। क्या लिखा है देखो, नवीकरणीय, नवी मतलब नया, करणीय मतलब करना, मतलब ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को खुद से नया बना लेते थे, कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी। मतलब क्या है, ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को नया खुद बना लेते हैं, रीन्यूएबल, री मतलब वापिस, न्यू मतलब नया बना लेते हैं। ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को खुद से नया बना लेते हैं, तो एक क्या ये कभी खत्म होंगे, नहीं। तो ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को नया बना लेते हैं बार बार, वो कभी खत्म नहीं होंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, रीन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन। अब इसका उल्टा, नॉन नॉन रिन्यूएबल, मतलब ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को खुद से नहीं बना सकते, अनवीकरणीय मतलब नहीं बना सकते। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इंजन हो गया, मतलब बन सकते हैं कि बहुत टाइम लगेंगे, तो उसे हम कंसिडर करेंगे कि नहीं बन सकते। ठीक है, तो देखो इन सबको बनने में लगते हैं हजारों साल, तब तक तुम क्या, तुम्हारा खानदान में जिंदा नहीं रहेगा। अब तुम देख रहे हो, जब तक अगला पेट्रोल बनेगा तब तक शायद मैं जिंदा न रहूं, मैं नहीं रहूंगा कभी भी। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स जो कि अपने आप बनते रहते उसे बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि विंड, हवा, हवा से जो एनर्जी बनती है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, जीवाश्म इंजन, इंजन, खनिज, ये सब। दिक्कत, पहले हमने पढ़ा कि ऑनर्स ओरिजिन के बेसिस पे, दूसरा हमने पढ़ा एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब उसका उसका कहां से उत्पत्ति हुई है, दूसरा ये कहां पर खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भैया भैया हमने नेक्स्ट पढ़ा था बाय द ओनरशिप, कि ओनर कौन है संस्थान का, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि आखिरकार उसका ओनर कौन है, मैं, तुम या कोई और। ठीक है, तो उसके बेसिस होते चार, क्या होते हैं, चार। पहला क्या आता है, इंडिविजुअल, मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है, कोई इंडिविजुअल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा फोन है, अब मेरा फोन मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स। दिक्कत, परेशानी, मान लेते हैं मेरा कपड़ा है, ये मेरी टी शर्ट मेरी ही है, तुम्हारी तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक, और जो क्या हो गया, समुदाय मतलब कम्युनिटी। अब कम्युनिटी रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिस जिस पे कब्जा किसी एक समुदाय का होता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिस कब्जा क्या किसी समुदाय का होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कोई कोई फ्लैट वाले एरिया में क्या होता है, बहुत सारे फ्लैट होते हैं, बीच में पार्क होता है, वो पार्क उन फ्लैट वालों का ही है, किसी एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, तो क्या होगा, ये सामुदायिक संसाधन। ठीक है, लिखा भी है, समुदाय के सभी सदस्य के लिए सुलभ होता है, मतलब समुदाय के सभी लोगों के लिए वो उपलब्ध होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेशनल रिसोर्स, मतलब राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, किसी भी देश के अंदर, किसी भी राष्ट्र के अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश के होते हैं। मान लेते हैं भारत है,
भारत के अंदर कोई भी संसाधन पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, मान लो कि दिल्ली में पेट्रोल निकला, वो संसाधन है, तो क्या कहलाएगा, देश संसाधन है वो। क्लियर, इजी, बस नाम से है ना याद। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ध्यान दो, 200 से लेके 240 समुद्री मील तक, मतलब मान लेते हैं भारत देश है, क्या है, भारत देश है। ठीक है, भारत का ये क्या है, लास्ट पॉइंट है। यहां से लेके 200 से लेके 240 समुद्री मील तक का हिस्से में कोई पाया गया तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन। अगर बाहर पाया गया तो कहलाएगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वो भी जानते हो, अगर किसी देश से लेके समुद्र तक 200 से लेके 240 समुद्री मील के अंदर कोई संसाधन पाया जाता है तो कहलाएगा राष्ट्रीय, बाहर तो अंतरराष्ट्रीय। ये हम क्यों कहते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक शिप जा रही है, शिप से मान लो कि समुद्र में कुछ हो गया और शिप डूब गई, वो में बहुत सारा सोना चांदी आ गया। ठीक है, अब सोना चांदी किसी एक देश के अंदर निभा पाया गया तो क्या कहलाएगा, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, इजी, दिक्कत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्वेश्चन बहुत लिख करके पूछते हैं कि बताओ जैव संसाधन किसे बोलते हैं, बताओ रिन्यूएबल रिसोर्स किसे बोलते हैं, बताओ ये फलाना ढिमकाना, इजी पूछते हैं। ठीक है, तो हार्ड आएगा और मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छे से, लेकिन ये आसान पूछते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, मेजरली बच्चों को याद नहीं होता तो ध्यान दें, विकास के स्तर के आधार पर पहला हमारा क्या है, पोटेंशियल प्लस संभावित रिसोर्स। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं लेकिन उसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब क्या है, उसके अंदर हम बोलते नहीं है कि तेरे अंदर पोटेंशियल है लेकिन यूज नहीं करता, तो ऐसे रिसोर्स जिसका जो भी है तो, लेकिन अभी हम उसको उपयोग करना शुरू नहीं किया है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और वातावरण में उपयोग किया जा रहा है, मतलब ऐसे संसाधन जिसको देख ले कि हाँ ये संसाधन है वहां पर है और उसका उपयोग अभी उपयोग करना साथ हो चुका है। ठीक है, दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे रिसोर्स जो पता है कि है कितना है सब पता चल गया और उसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं, ये लिखा। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक, भंडार, पर्यावरण में मौजूद पदार्थों जो मानव की जरूरतें पूरी कर सकते हैं लेकिन हमारे उसको उपयोग करने तकनीक नहीं, मतलब क्या है, ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन हमारे पर ना उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब तो वो टेक्नोलॉजी ना हो यूज करने के लिए वो रिसोर्स निकलेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक। क्या कहलाएगा हमारा, स्टॉक, मतलब वहां पर वो संसाधन है, बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे यूज करने की, इसे बोलेंगे स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व, भंडार का एक हिस्सा जिसका उपयोग भविष्य में तकनीकी ज्ञान में से किया जा सकता है, अभी उसका उपयोग नहीं हुआ, मतलब क्या है, भंडार का एक ऐसा हिस्सा जिसको भविष्य में तकनीकी ज्ञान से हम यूज कर सकते हैं, उसे बोलेंगे रिजर्व। ठीक है, तो भैया भैया ये चाप है, आसान तो है लेकिन बात तो कंफ्यूजिंग है। तो पता है सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने जब से पेपर दिया है, जब से मैं पढ़ा है मैंने, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 साल के बीच में सिर्फ आया एक बार क्वेश्चन, एक बार, और भी आया है इसका कहेंगे स्टॉक का, तो डरने की बात नहीं, बहुत कम पूछा गया आज तक, तो तुम्हारे चांसेस में भी नहीं आएगा, लेकिन ये इजी याद कर, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रिसोर्स खत्म हो गया है, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, अब हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि सतत पोषणीय विकास। तो भैया ये सतत पोषणीय विकास होता क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, सतत, सतत को मान लो कि तुम बोलो 7 बोल लो, 7, पोषणीय मतलब पालन पोषण लेते हैं, पालन, विकास मतलब कि डेवलपमेंट। क्या है, अगर हम अपने साथ पालन पोषण किसका करते हैं, अपनी जनरेशन का, अगर हम रिसोर्स को बचाएं ताकि हमारी 7 जनरेशन मतलब आने वाली पीढ़ी उस संसाधन का उपयोग कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं,
सतत पोषणीय विकास। क्लियर? वापस जान दो, अगर हम रिसोर्स का, संसाधन का ध्यानपूर्वक उपयोग करके उसे आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बचाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ये डेफिनेशन। विकास का वो तरीका जो वातावरण की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता नहीं करता। मतलब कुल मिला के बचाता है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन का यूज कर सके। क्लियर? दिक्कत? चलो नेक्स्ट। आप इसके अंदर कुछ और तो दिखाते हैं। देखो, हम समझ गए कि सतत पोषणीय विकास का मतलब है रिसोर्स को बचाना, ठीक है। लेकिन तो बचाने के लिए क्या किसी ने कुछ किया होगा? हाँ, किया है। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा पर्सनल फेवरेट अर्थ समिट, मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन काफी अच्छे पूछ जाते हैं। अच्छे तो अच्छे पूछ जाते तो फिर बताना तो पड़ेगा। ध्यान दो, अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। वापस सुन लो, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। ठीक है, जून बोले दिक्कत नहीं है, 92 में। ठीक है, इसके अंदर 100 से ज्यादा लोग आए, मतलब हेड ऑफ स्टेट आए, जिसमें उन लोगों ने बात की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब इसमें बात की कि इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं एट द ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, हो गया अंदर। कुल मिलाकर से बात की, बेसिकली इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पूरी बात की, सब लोगों ने मिलकर बात की, और फिर वो लोग एक निष्कर्ष से पहुंचे और उन लोगों ने एक प्रिंसिपल, मतलब कि एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एक एजेंडा 21 को अपनाया। क्या क्या? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एक एजेंडा 21 को अपनाया, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचाता है इन 21वीं सेंचुरी। और जान दो, कुल मिला के हर समिट में वो एक एजेंडा 21 पर पहुंचे। अब तुम भैया ये एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक बोल लो कि सेट ऑफ रूल बोल सकते हो, या फिर सेट ऑफ कि मुझे ये करना है, सेट ऑफ क्या बोल सकते हैं उसे, गोल बोल लो, कि उन्हें अपना अपना उन्हें निष्कर्ष से पहुंचे कि सभी लोग अपना एक 21 एजेंडा बनाएंगे जो उन्हें पूरा करना है। बेसिकली इट इज द एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। बेसिकली इन्वायरमेंटल डैमेज बचाने के लिए लोगों ने अपना अपना एजेंडा तैयार किया, जिसमें उन लोगों ने आपस में मिलकर लोगों, एवरी लोकल गवर्नमेंट को बताया कि एजेंडा तैयार करो और अपने देश के पर्यावरण को बचाओ। वापस समझो, सब भूल जाओ। एजेंडा किसका मीनिंग बेसिक क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देशों को अपना अपना एजेंडा तय करना है। एजेंडा मतलब कि कुछ नियम, गोल तय करना। ठीक है, सभी लोग उसे नाम देते हैं एजेंडा 21। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए या मैं लिख दिया अपनी राइटिंग में सुंदर 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 तो नहीं है लेकिन राइटिंग में ठीक था। ठीक है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, कुछ ही बोल सकते उसे। ठीक है, तो ये मेजरली क्या क्या है? रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, मतलब फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली, मतलब एजेंडा 21 को मान्यता मिली। अब क्या होता है? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा की तय करे। कुल मिला के सभी देशों को अपना एजेंडा केस तय करना है। ठीक है, ये है सबसे मेन लाइन कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये आपको पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या था? हम भी करेंगे, तुम भी करो। क्या करो? एजेंडा केस तैयार। ये किसने कहा था? मोदी ने। चलो 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 ध्यान दो। ठीक है, अब यूएनसीईडी की फुल फॉर्म याद कर लो।
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म याद करना, पेपर में कब आ जाता पेपर में, तो याद करने के लिए कोई निंदा टेक्निक नहीं है, बस तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक हमारा क्या है, संसाधन नियोजन, मतलब रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग तुम्हारे मन में क्या बता रहा है कि प्लानिंग भी हम कब करते हैं, जब हम किसी को बचाते हैं या फिर अच्छे से कुछ हम सोचते हैं, तब प्लानिंग करते हैं। मान लेते हैं कि अगले हफ्ते मैं मसूरी जा रहा हूँ, वैसे सच में जा रहा हूँ, ठीक है, अगले हफ्ते मैं मसूरी जा रहा हूँ, तो अभी से हम सोचें कि मसूरी में हम जाएंगे कैसे, बाइक कैसे चलाएंगे, कौन सी बाइक लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी बस लेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सब क्या है, प्लानिंग है। क्यों, ताकि हमारे जो मसूरी की जो हमारा क्या घूमने जा रहे हैं वो अच्छे से बने। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा संसाधन को उपयोग करने के लिए पहले से ही योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन को बचाना और पहले से ही योजना बनाना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब आखिरकार संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, अब प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम बताओ कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तुम अगले हफ्ते, तो मैं अभी से प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ, बताओ बताओ, सोचो, कमेंट करो क्यों कर रहा हूं मैं, बताओ क्या क्या, ताकि प्लानिंग अच्छे से जाए। अच्छा, सही है सही है, और कोई पॉइंट, बताओ बताओ, अरे बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, अरे हाँ, फोन से सुना तुम्हारे में, ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिससे मैं तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, यहाँ पर दिल की बातें। चलो, क्या है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कौन सा संसाधन कहां पर है और कितना है। इससे हमें क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि कौन सा संसाधन कहां पर है और कितना है। नेक्स्ट, अनवीकरणीय संसाधन को बचा सकते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो कि अपने आप जल्दी नहीं बनते, उनको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, संसाधन की बेकार बर्बादी को कम करने के लिए, संसाधन की बेकार बर्बादी को कम करने के लिए, इजी, ये तो सबको पता है, तो मुझे पता है, तो तुम्हें पता है। चलो, वो चीज मैंने बस बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। जिसको जैसे पढ़ना है हिंदी इंग्लिश वो पढ़ सकता है। देखिए, मैं पता है मैं मेजरले में हिंदी में क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को ज्यादा हिंदी में समझ आता है। मेन हमें है समझना, लिख तो देंगे स्थिति में, मेन है समझना, समझ गए तुम समझ लिख दोगे, ठीक है। अब क्या है, भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, कि इंडिया में हम संसाधन नियोजन मतलब रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, पहले क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, अलग अलग राज्य में संसाधन पहचानते हैं, उनकी तालिका बनाते, तालिका मतलब टेबल बनाते हैं, कि मान लो कि यूपी में ये संसाधन है, कितना है, ये बनाते हैं, ठीक है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पढ़ लेना, इजी है। पहले तालिका बनाएंगे, फिर है कौन सा कहाँ पर है, फिर जो खत्म होने वाला है वहां पर जाएंगे, उनके 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 लिए योजना बनाएंगे, ये सब लिखा है, ज्यादा हाथ नहीं है, तुम पढ़ के समझ जाओगे। मेरा काम है जो इंपॉर्टेंट, जो पेपर में 101% आएगा वो पहले पढ़ाना, यही तो सिर्फ नॉलेज के लिए है, पढ़ लेना, ठीक है, देख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करना, पढ़ लेना। सेम चीज लिखा है, वीडियो पॉज करना और पढ़ लेना, ठीक है। क्या लिखा है, वही है, क्या कैसे हम बचा सकते हैं। आप कैसे हम बचाएंगे, वेस्ट ना करके, पंखा बंद कर दो लाइट बच जाएगी, पानी अच्छे यूज करो, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम्हें पता है कि संसाधनों को कैसे हम बचा सकते हैं, एकदम बचाते नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन बचाना है अगली बार से। क्या पता, तुम जो यू तुम मानो तुम पेट्रोल की बाइक चला रहे हो, या तुम्हारे भाई पापा चला रहे हैं, क्या पता तुम्हारा बेटा चला पाए, क्या पता तुम्हारा पोता चला पाए। क्यों देख रहे हो, सब लोग आप पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे, क्यों हो रहे,
क्योंकि पेट्रोल एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, सॉरी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो बनने में बहुत टाइम लगता है और पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्स। लैंड मतलब भू संसाधन। इधर पढ़ेंगे ये जमीन है वो संसाधन आखिरकार कैसे है। ठीक है, आखिर जो भूमि है वो संसाधन आखिर कैसे है कि भैया भूमि तो भैया ये है जिसमें हम चल रहे हैं, भैया जिसमें हमारा घर है, भैया जिसमें हम खेलते हैं। चलो भू संसाधन को पता है, हम पढ़ेंगे डायरेक्टली उसका उपयोग। वन, वो भूमि जो सिर्फ जंगलों के लिए आरक्षित है उसे बोलते हैं वन। मतलब ऐसी भूमि जो जंगलों के लिए आरक्षित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वन, फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब वो जमीन जहाँ खेती नहीं होती, जैसे इमारतें और सड़कें। मतलब मानते हैं हमारा जो शहर है, क्या हमारे शहर पे खेती होती है? दिल्ली, ओखला, गोंदपुरी, यमुना, यमुना में होती है, दिल्ली, ओखला, ये क्या इन सब में खेती होती है हमारे हमारे शहर में? तुम देखा है कि तुम अपने खिड़की से देखो और बाहर कोई गन्ने की खेती कर रहा है? गन्ना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमारे फसलों में नहीं आती, इसमें हम इमारतें सड़कें बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिभूमि, वो जमीन जिसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खारिज हो जाता है। मतलब ऐसी भूमि जिसमें हम कुछ समय छोड़ दें ताकि उसकी उर्वरकता ज्यादा हो। ठीक है, ये सब कुछ है, देख लेना, ज्यादा नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा, बस मेरा काम है बताना तो बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली वही है लैंड रिसोर्स बेसिकली। ठीक है, ये वो है जो पेपर में नहीं आता, बस काम होना चाहिए। फिर पूछे भू संसाधन का उपयोग क्या है? सड़कें बनाना, घर बनाना, खेती करना, चरवाह करना, बहुत सारे हैं, तो पता है तुम्हारी जमीन है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। भूमि 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 भैया क्या होता है? भैया भैया भूमि में एक क्लास में एक लड़के का नाम है भूमिका, भूमि, चलो, मतलब कि भूमि खराब कैसे होती है जान दो। पहला, माइनिंग से, मतलब क्या है कि गहरे निशानों कच्चा छोड़ जाता है। मतलब क्या है, माइनिंग, जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग पता ना, माइनिंग क्या है, माइनिंग खोदते हैं पानी, तो क्या होता है, ये गहरे निशानों कचरा छोड़ जाता है जिसके चलते जमीन हमारी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा अति पशुचरण, मतलब जब भेड़ बकरी बहुत ज्यादा घास चढ़ते हैं तो क्या होता है, ये घास हटा देते हैं और मिट्टी का क्या होता है, कच्चाव होता है। मतलब कुछ ना सुनो, और जो भेड़ बकरी है, ठीक है, वो घास चल रहा है, तो घास है ना, तो खाएगा ना, मिट्टी भी बाहर निकलेगी, मिट्टी निकली तो भूमि खराब हुई, तो भूमि निम्न का कारण है। छत क्या है, जल जमाव, पानी जब जमा हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डिफोरेस्टेशन, मतलब की मतलब क्या, पेड़, जब हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ की जगह ना जमीन में बहुत लंबी लंबी फैली होती है, जब खींचते हैं तब जमीन, मिट्टी भी बाहर निकल जाती है, और मिट्टी निकली तो जमीन खराब। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक अवशेष, भूमि को रासायनिक और कचरे प्रदूषित करते हैं जिसकी वजह से भूमि खराब होती है। तो भैया भैया ये भैया सभी तो भैया सॉइल के हैं, मिट्टी के हैं भैया, आपने जमीन को बोल दी। भूमि बनती किसकी है? मिट्टी से, है ना, दोनों के आना सेम ही है कि सॉइल कैसे खराब होता है और भूमि कैसे होता है, ऑलमोस्ट आंसर उनका सेम ही है, बस बचाव अलग है। क्लियर, चलो अब आते हैं सॉइल ऐसा रिसोर्स। तो भैया सॉइल क्या होती है? यार सॉइल तो भैया जमीन ही होता है। नहीं, पागल हो गया, जमीन होता तो उसे हम जमीन को बोलते हैं। मतलब सॉइल अगर जमीन होता तो उसे हम जमीन को बोलते, उसे हम सॉइल ही बोलते। अगर नाम है तो कुछ तो मतलब होगा उसका, ऐसा तो नहीं कि मैं निकला वो कि तू मिट्टी तो सॉइल, नहीं, कुछ रीजन होता है ना। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो महीन होती है, महीन मतलब बहुत, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उनसे बोलते हैं सॉइल। ठीक है, ठीक है, अब जो सॉइल है, सॉइल हमारे मेजरली होते हैं 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं। अब पेपर में कुछ आए या ना आए,
ये आएगा ही आएगा। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब कि जब जब कोई टीचर सो के उठता है और बच्चों को पेपर आने वाला होता है तो उठता बोलता है उई मुझे ये क्वेश्चन देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है। पेपर में 101% का क्वेश्चन नहीं आता, मेरा नाम सूरज नहीं है। कौन सा पेपर? फाइनल पेपर। मिड में तो देगा, मिड में दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, लेकिन फाइनल में आएगा आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं बताऊं, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही अकेला है, और किसी में दम ही नहीं उतना। अब तक तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा जो तुम्हें समझ ना आया अब तक? मुझे तो लगता ये नहीं आएगा। क्यों भैया? ये कितना आसान है भैया। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट, शुष्क वन मृदा। या इसमें क्या है? तो ये आता है कि तुम्हें पेपर में बोलेगा कि ब्लैक सॉइल है, उसके कोई भी 4 फीचर बता दो, विशेषता बता दो, या बोलेगा 2 सॉइल में अंतर बता दो। अब उसके तुम्हें कहना होगा याद, बाकी सब तो बिना याद से याद हो जाएंगे, ये कहना होगा याद। पहले जलोढ़ मृदा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक व्यापक उपजाऊ मृदा कौन सी है? मतलब भारत में क्या है सबसे ज्यादा? अरे यार चेंज कर लो। ये भारत में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड और फर्टाइल सॉइल क्या कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। अगर तुम लोग ने अगर सहिता बिहार में एक जगह है मदनपुर खादर, तुमने वो नाम सुना होगा या देखा होगा, तो यार देखो मदनपुर खादर, जो खादर है, खादर क्या होता है? जलोढ़ मृदा का प्रकार है। तो मदनपुर खादर जलोढ़ मृदा के पास है, वो भी कौन सी मृदा? खादर, इसका नाम पड़ा है मदनपुर खादर, ठीक है। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, एक खादर मतलब कि नई जलोढ़ मृदा, और एक बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, खादर के नाम पड़ा है, नाम क्या है? मदनपुर खादर। क्योंकि ना वहां पर एक पुल है, उसके पास ना जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ की कौन सी? नई जलोढ़ मृदा, इसे बोलते हैं खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका स्थान? ये पूर्वी मैदान, पूर्वी उत्तरी मैदान में पाया जाता है, महानदी, और दिल्ली उत्तरी मैदान में आता है। उदाहरण क्या है? गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब, ठीक है। 4 पॉइंट याद करना है, 4 पॉइंट में दे दिया आसान, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। पहला काली मृदा, ये इंपॉर्टेंट है। तो काली मृदा है वो क्या है? कपास मृदा है, मतलब कपास सिर्फ सिर्फ काली मिट्टी पाया जाता है, और काली मिट्टी कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मतलब काली मिट्टी में क्या होता है? कपास होता है। नेक्स्ट क्या है? उसमें उच्च नमी होता है। थर्ड क्या है? उसका मुख्य स्थान क्या है? दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, ये सब। उदाहरण कपास, ज्वार, गन्ना, ये सब। ठीक है, मेजरली काली मृदा क्वेश्चन जब भी आएगा तो 101% आएगा कपास के ऊपर, क्योंकि कपास सबसे ज्यादा क्या है? मेन है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। तुमको भैया रेड और येलो सॉइल, भैया क्या रेड और येलो ही होती है? हाँ वही होती है, ठीक है। इसका लाल रंग, इसका लाल रंग किसके वजह से आता है? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक की वजह से आता है। तो भैया ये क्या है? ये एक सॉइल का प्रकार है, तुमने जब पढ़ा होगा ना टाइप ऑफ रॉक, तब आता ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, हमारे इंपॉर्टेंट अभी सिर्फ इतना ही याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? और इसका येलो कलर फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। लोकेशन क्या है? दक्कन का पठार, ये सब दक्षिण में, और मूंगफली, मक्का, ये सब क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। आराम से पढ़े ना, तुम्हारे लिख के लाया हूं, सिर्फ तुम देख पाओ। नेक्स्ट क्या हमारा? लैटेराइट क्या है? भारत में वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? उचित खाद के साथ खेती के लिए उपयोग होता है। मुख्य स्थान क्या है? दक्षिण, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और एग्जाम्पल क्या है? काजू, ये सब एग्जाम्पल है। देखो ये सब मैं तुम्हें अच्छे से इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये सब ना पूरे के पूरे रत्न। बस मैं तुम्हें ये लाइन पढ़ के बता रहा हूँ ताकि तुम वही लाइन को अच्छे से पढ़ पाओ और देख से याद कर पाओ, ठीक है।
जितना हो सके तुम्हें याद रखना है सभी इसके बारे में। पहले अपन इसकी मेन फीचर, सेकंड स्थान, तीसरा इसके एक एग्जांपल, इनफ है पेपर के लिए। नेक्स्ट क्या है, एडिसोइसुस मतलब क्या है, ये रेतीली और लवणीय होती है। ये क्या होती है, वर्षा में कमी के कारण होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, राजस्थान है। एग्जाम्पल क्या है, सिंचाई के साथ गेहूं और बाजरा जैसी फसल भी उगाती है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा वन मृदा, मिट्टी की बनावट पहाड़ी वातावरण के साथ बदलती रहती है। मतलब क्या है, ये अपने आप बदलती रहती है। नेक्स्ट, हुमस की मात्रा कम होती है, हुमस मतलब पानी, नमी कम होती है। नेक्स्ट है क्या है, हिमाचली स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है। लास्ट क्या है, चाय मसाले फसलें के लिए। ठीक है। अब ध्यान दो, तुम्हें याद कैसे करनी है। देखो, तुम्हें याद कैसे करनी है, तुम्हें याद करनी है ऐसे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस राज्य का नाम याद करो और फिर याद करो उस राज्य में क्या उगता है। जैसे कि एक हमारा था शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल पाई जाती है राजस्थान में, तो उसकी मिट्टी कैसे होगी, रेतीली होगी, है कि ना, रेतीली मिट्टी है वो, एक पॉइंट आ गया। सेकंड जगह राजस्थान। थर्ड तुम क्या बोल सकते हो, थर्ड तुम ये बोल सकते हो, भैया भैया राजस्थान में क्या उगता होगा, बाजरा। ऐसा आंसर। सभी को राज्य से जोड़ो, फिर देखो राज्य में क्या होता है। जैसे क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में होता है, तुम्हें पता है ये पहाड़ पर, पहाड़ों के साथ क्या होती है, बल देती है। पहाड़ मतलब सिक्किम विक्किम, नेपाल असम असम। सिक्किम में क्या उगती है, चाय उगती है। चाय आंसर है, सब आंसर। सोचो इसको तुम्हें कैसे कनेक्ट करना है वहां तक। ठीक है। चल। और हाँ, पेपर में सबसे ज्यादा जो आएंगे वो क्या है, दो ही सवाल होती है जो पेपर में सबसे ज्यादा आती है। आधी सब है, लेकिन मैं पूछूं कि 10 में से 6 बार क्वेश्चन कौन सा है, दो आए, जलोढ़ मृदा और दूसरा ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ठीक है। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल के टाइप तो आता आता है, उसके अलावा जो बहुत फेवरेट है सीबीएसई का, मेरा तुम्हारा हर घर का, प्रोजेक्ट वाई का जो फेवरेट है वो क्या है, सॉइल इरोजन। भैया सबका फेवरेट है या आखिर है क्या, क्योंकि सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में भी मिलेगा, लिख लो अभी, और फाइनल में तो मिलेगा मिलेगा। नहीं भी मिला तो अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 तो बहुत कम है तुम्हारी टॉपिक है। अगर तुम आर्ट्स लोगे तो, साइंस लोगे तो बस पढ़िए और पास। पास का मतलब होता मेरा मिनिमम 80 नंबर चाहिए मुझे, मिनिमम 80 से बोल रहा हूँ क्यों, वो बताया कि 4 सेंटर में ना जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे हैं, मतलब पढ़ने में वीक है, और पढ़ने में वीक है तब भी 80 नंबर लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि तो 40 से पास होगी, नहीं, कम से कम 80। मैं सबसे मिला हूँ, सबको पता है इनमें कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है। थोड़ा सा पढ़ोगे 80 लेके आओगे, यकीन मानो 80 लेके ही आओगे तुम। और मैप कितना मत करो, मैप कराऊंगा एक दिन पहले और जो पढ़ाऊंगा पूरा पेपर में छप के आएगा, पूरा का पूरा। चलो, अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अरे इससे पहले ये बताओ, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉइल कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैंने जरा बोल दिया। ये क्या है, सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन का वो प्रक्रिया जिसमें मिट्टी उपजाऊ ऊपरी परत पानी हवा और इस कारण बह जाती है। मतलब क्या है, मिट्टी खराब होती है, खराब कैसे होती है, हवा पानी और ऊपरी परत की वजह से हो जाती है। ठीक है। सेम जो जमीन के थे वही सॉइल के होंगे, मिट्टी कैसे खराब होती है। अपरदन मतलब खराब होना, खराब। ठीक है, सेम हुई है। ठीक है। वन को कटाई करोगे हट जाएगा, अति चढ़ाई करोगे घास के साथ मिट्टी बाहर जाएगी, खनन करोगे सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है। पर लोग ज्यादा नहीं है, पेड़ों के कार्य से मिट्टी खुली हो जाती है और हवा और वर्षा के कारण बह जाती है। पशु जब अत्यधिक घास चल लेता है तो मिट्टी पर घास की आवरण हट जाता है और मिट्टी आसानी से बह जाती है। खनन और निर्माण कार्य मिट्टी की ऊपरी परत को ढीला कर देती है, ये सब इजी है। ठीक है, इजी। मेन हमारा जो था वो था ये मेथड ऑफ सॉइल कन्वर्जन।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो बता रहा हूँ तगड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये ये तीन तो मान लो बहुत फेवरेट, क्या है, समुचित जुताई। पहाड़ियों की समुद्री रेखा के अनुसार जुताई करने को पानी का बहाव धीमा कर जाता है। ओके, क्या है, लेयर बाय लेयर फार्मिंग करते हैं ताकि पानी का बहाव रुक जाए। नेक्स्ट क्या है, तीनों खेती, सीधी के द्वारा खेती करते हैं ताकि पानी से मिट्टी बह नीचे बैठ जाए, फिर आए बह जाए, मतलब सब मिट्टी वेस्ट ना हो। सच क्या है, वनीकरण क्या है, पेड़ और घास लगाने से मिट्टी बनी रहती है, मतलब क्या, पेड़ और घास लगाने से क्या होगा, मिट्टी बनी रहेगी, हवा से उड़ेगी नहीं ना पानी से। नेक्स्ट क्या है, पत्ती खेती, खेतों में फसलों की पत्तियों में बोया जाता है जिससे हवा और पानी प्रभाव ना हो, मतलब क्या, इस टाइप में बोया जाता है ताकि हवा पानी से वो रुक जाए। नेक्स्ट है अवरोध, और ये भी सॉरी, ये भी मतलब चलते बैठ अवरोध प्रकृति में क्या था, पेड़ फसलों के चारों ओर हम पेड़ बो देते हैं ताकि हवा से पेड़ से रुक जाए। नेक्स्ट क्या है, फसल चक्र, कहते हैं अलग अलग फसलों बारी बारी से बोने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो भैया भैया ये समझिए कि भैया मैं थोड़ा सा, भैया मुझे विजुअलाइजेशन हो रहा भैया, भैया देखेंगे तो भैया अच्छे से बता पाएंगे। भैया आपने बता दिया, भैया बताते तो भैया हम तो बुक से पढ़ लेते, भैया तो विजुअलाइजेशन करो हमें, तो कराते। देखो देखो, पहला क्या है तुम्हारा, समूचे जुताई, ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्या होता है अंदर, पहाड़ियों के समुद्री रेखाओं के अनुसार जुताई करने से पानी का बहाव रुक जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी का बहाव रुक जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा तैस कल्चर, तीनों खेती, पानी यहाँ आएगा रुक जाएगा, यहाँ आएगा रुक जाएगा, हवा मिट्टी आएगी, मिट्टी रुक गई, पानी आया मिट्टी के, ऐसे हो जाएगा, कुल मिला के वेस्ट होगा, कुछ कुछ ना कुछ रुक जाएगा। फिर क्या तुम्हारा इस टाइप फॉर्मिंग, मतलब कि अलग अलग फसलें बो ताकि मिट्टी आए यहाँ रुक जाए, जो बच जाए यहाँ रुक जाए, जो बच जाए यहाँ रुक जाए। फिर क्या तुम्हारा इंपोर्टेंट क्या है, सेल्टर बेड, ये क्या है, बीच में क्या हो रहा है, खेती, बीच में क्या हो रहा है, खेती हो रही है, इसके चारों तरफ से क्या है, इसके चारों तरफ क्या हो रही है, एक पेड़ की बेल बना दी है ताकि मिट्टी आए, मिट्टी यहाँ से उड़े और ये पेड़ को रोक ले। क्लियर, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। और एक बार ये पढ़ लेना, ये पढ़ लिया पेपर तुम्हारा खत्म, उसके बाद कोई पेपर में नहीं आ सकता कि मेन है तुम्हारा कैसे आएगा, ठीक है। अब तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, वो नीचे तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। भैया भैया वही हो गया, अब भैया चैप्टर कितना बाकी है भैया, अब तक भैया लगभग लगभग 45 to 1 घंटे हो गए होंगे भैया, तो खत्म नहीं हुआ भैया, लो हो गया, क्या तुमने बोला मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, क्यों किया, ये हमारी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग, तुमने बोला मैंने खत्म कर दिया, तुम पहले बोलते मैं खत्म पहले कर देता। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया हमने तो भैया पहले बोला था चैप्टर खत्म कर दो, ये तुमने दिल से नहीं बोला ना बाबू, दिल से बोलते तो मैं तुम्हारे दिल की बात सुन लेता हूँ, आखिर हमारा दिल से कनेक्ट बॉन्डिंग जो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब अगली क्लास से मैं इको का करता हूँ चैप्टर खत्म, इको का सेकेंड टर्म पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। ठीक है। और यार ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तीन चीजें बताएं इंपॉर्टेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, नेक्स्ट एजेंडा किसके बारे में, नेक्स्ट सॉइल के ऊपर, समझो कि सॉइल के प्रकार के बारे में, और सॉइल को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी 31 दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे हम, और 31 दिसंबर के बाद हम बस करेंगे पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, तोता बोले थे, ये मैंने रील में देखा था, तोता बोले तै, बकरी बोले मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आपके और मेरे साथ, ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट आए आप मुझे, मतलब आप तो मुझे वैसे जानते ही हो, आप
आपके सेंटर में कोई भी टीचर होंगे, कोई भी टीचर, आप उनको बोलना मैं नंबर दे दे, और आप जो डाउट हो मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज सकते हो। मैं आपको विद इन 1 आवर में आंसर दे दूंगा। ठीक, अगर मेरे को काम नहीं हुआ तो ठीक है, 100% रात तक तो दे ही दूंगा आंसर। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। क्या पता एग्जाम टाइम में हम आपके सेंटर में भी विजिट करें, तो तब तक के लिए सभी वीडियो देखते रहे और देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बाय बाय, मिलते हैं।